अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बजट स्पेशल चैनल 24 पे। आपको मालूम है कि बजट आ गया है और पाकिस्तान की तारीख में इतने मुश्किल हालात, इक़्तिसादी हालात में कभी पहले बजट नहीं आया है। ना कि पाकिस्तान में, पूरी दुनिया को जो हालात दरपेश हैं वो सबको मालूम है और इक़्तिसादी तौर पे ख़ास तौर पे बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत प्रेशर्स हैं। ये प्रेशर्स को देखते हुए और ये जो तमाम चैलेंजेस हैं, और हुकूमत ने, हमने देखा वैसे भी पिछले 2 साल में जो मसाइल थे इक़्तिसादी, वो कोई हल नहीं हुए, मुश्किलात थी। यानी डेफिसिट यकीनन कम हुआ, 73% कम हो गया PMLN के गवर्नमेंट के मुकाबले में। लेकिन और बहुत से अहदाफ इकोनॉमिक सर्वे कल आया, देखा आपने कि यानी डेफिसिट को कम किया, उसके अलावा तकरीबन तमाम जो थे टारगेट्स वो मीट नहीं हुए, और रेवेन्यू जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट था वो भी नहीं मीट हुआ। इस साल और भी ज़्यादा बढ़ के दिया है टारगेट। और ये भी याद रहे कि पाकिस्तान 68 साल में पहली मरतबा नेगेटिव ग्रोथ था, -0.4 जो GDP की ग्रोथ थी। और आगे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और जो बजट है वो कैसा बजट है आपके लिए, हमारे लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए और ट्रेडर्स के लिए, आम लोगों के लिए जो जिनको एक इस वक्त जॉबलेस है, उनके लिए इस बजट कैसा है। और ये भी याद रहे नाजरीन के फिल वक्त एज वी स्पीक पहली दफ़ा शायद पाकिस्तान की तारीख में है कि जो रिटायर्ड लोग हैं उनके जो सैलरीज जो हैं, पेंशन, उसमें इजाफा नहीं हुआ, और हुकूमत के जो लोग हैं उनके भी सैलरी में इजाफा नहीं हुआ। तो बहुत से सवालात हैं, बड़ा ज़बरदस्त पैनल है हमारे साथ, उनसे पूछते हैं कि किस तरह से बजट को देखते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर खान साहब हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वर्ल्ड बैंक में भी रह चुके हैं, ही इज़ अ कीन आई ऑन इकॉनमी। शुक्रिया ज़ुबैर खान साहब। हारून शरीफ साहब हैं नाजरीन, फॉर्मर चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। बड़ी अगेन वन वुड से कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इकॉनमी वगैरह नज़र है। और मुशर्रफ ज़ैदी साहब, आप जानते हैं, आप उनको सुनते रहते हैं, ही इज़ पब्लिक पॉलिसी स्पेशलिस्ट, और वो बताएंगे कि आम शहरी के हवाले से ये बजट कैसा है। ज़ुबैर साहब, आप बताइए योर टेक ऑन द बजट। नसीम, शुक्रिया फॉर द इन्विटेशन। मेरे ख्याल में आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हालात हैं इकोनॉमिक, वो बहुत ही दुश्वार हैं। पाकिस्तान की तारीख में शायद ऐसे दुश्वार हालात पहले नहीं थे। इसकी वजह पेंडेमिक नहीं है, ये वो भी एक वजह है, लेकिन उससे पहले इनकी अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, जो IMF के प्रोग्राम के तहत इन्हें अडॉप्ट की थी, उसी ने अपनी मईशत को बहुत बड़ी दुश्वार एक पोजीशन में डाल दिया था। हाई इंटरेस्ट रेट्स और बावजूद हाई इंटरेस्ट रेट के इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रही थी। करंट अकाउंट डेफिसिट, हाँ आपने सही कहा, ये एक्सटर्नल करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है, उसमें सिर्फ इंपोर्ट्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, वरना एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट रही। तो अगर आप इकोनॉमिक टर्म्स में देखें तो ये कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है। इंपोर्ट्स को इतना कम करने की वजह से ग्रोथ रेट बहुत कम हुई। उस वक्त भी कुछ इकोनॉमिस्ट का और मेरे भी अपने एस्टिमेट ये थे कि ग्रोथ रेट शायद 2% भी ना होती अगर ये पेंडेमिक ना भी आता। जब पेंडेमिक आ गया तो ये -0.4 ये लोग कह रहे हैं, मेरा एस्टिमेट -0.2 है, वर्ल्ड बैंक और IMF भी -1.5। तो ये आप देखिए कि इस तरह के हालात जो हैं ये बहुत दुश्वार है। इसमें जो चीज़ देखने की है कि ये पेंडेमिक गुजर नहीं गया अभी, ये तो अभी अपने अरूज पर ये भी वबा नहीं पहुंची, और ये पता नहीं कब तक जाएगी। ये हुकूमत अभी तक ये इस इल्यूजन्स में है कि ये पीक हो जाएगी जुलाई अगस्त में। अगर आप उसका वो ग्राफ देखें, ये तो चलती जाएगी। अगर ये चलती गई, हमने अगर लॉकडाउन ख़त्म भी कर दिया, लोग वापस अपने कामों पर नहीं जा सकेंगे वबा की वजह से। हुकूमती वो है रेगुलेशंस, वो चाहे आप हटा भी दें, बिजनेसेस विल बी अफेक्टेड। अगर आप अगले साल की ग्रोथ रेट इनके जो 2% है, ये तो एक इतनी अनरियलिस्टिक है, इसलिए कि वो आलमी जो इकोनॉमीज हैं, जो हमसे बहुत ही मुस्तहकम और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज हैं, उनकी ग्रोथ रेट्स की जो प्रोजेक्शन है वो बड़ी दुश्वार है। वो कहते हैं कि हाँ, जब ये ख़त्म हो जाएगी तो फिर शायद हम जल्दी से तेजी से ग्रोथ को इस्टेब्लिश करें। लेकिन US इकोनॉमी कहते हैं कि वो कुछ कई साल लगेंगे कि टू री एस्टैब्लिश। पाकिस्तान में कहाँ से रेजिलियंस आ गई?
तो इसलिए पहले तो मैं कहूँगा कि जिन बुनियादी असम्पशंस, जिन बुनियादी प्रोजेक्शंस के ऊपर ये बजट बनाया गया है, ये सरासर जो है ये एक गलतफहमी की शिकार है। और जहां तक उसमें जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं और वो है, ये तो देखिए बात सुने, ये तो जो प्रिस्क्रिप्शंस पहले थी उन्हीं को उन्होंने आगे पीछे छोटा ऊपर नीचे करके फिर से दे दिया। मैंने इसको एक नाम दिया, मैंने कहा ये जिस तरह के एक्सपायर्ड जो मेडिकेशन होती है उसको नई पैकिंग में बंद करके मरीज को देना। अब मरीज ने लाजमी मरना है। और इस दफा तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और उन पर और बिजनेसेस के ऊपर जो 1.5% जो टर्नओवर टैक्स दे रहे हैं, ये तो एक जहर की पूड़ी भी डाल दी है बीच में। ये तो इस मईशत को तबाह करने की तरफ ये जा रहे हैं, बिल्कुल तबाह। इनको अभी तक समझ ही नहीं है कि हुआ क्या। पहले जो था, देखिए बात सुने, IMF की जो पॉलिसी थी वो हमने देखी कि वो बिल्कुल नाकामयाब थी। क्यों? उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, उससे मईशत बंद हो गई, इन्फ्लेशन चलती रही। आपने देखा कि ये पेंडेमिक के आने से पहले इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी। ये तो अब इसलिए आहिस्ता हुई है कि कोई डिमांड ही नहीं है, कोई मंडियां बंद हो गई, सब कुछ चीजें बंद हो गई, आमदनी खत्म हो गई हैं। जब आप उस तरीके से देखें तो वो इंटरेस्ट रेट जो है ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं करती। आप स्टेट बैंक के नंबर्स देखें, वहां पर आप देखें जो टोटल लिक्विडिटी M2 है वो 20% बढ़ती रही है। 20% बढ़ी, यानी कि उसमें इतनी ज्यादा पैसा इकोनॉमी में पंप किया जा रहा है कि वो इन्फ्लेशन को कंटिन्यू वो करेगा, इन्फ्लेट करता रहेगा। अब ऐसे हालात में आप देखिए कि मॉनेटरी पॉलिसी भी गलत और इंटरेस्ट रेट भी गलत, और अभी भी इंटरेस्ट रेट कम नहीं किया। दुनिया सिफर पर और मनफी इंटरेस्ट रेट पर चले गए हैं, पाकिस्तान अभी तक 9 पर है। ये आप सोचिए, एक तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बाकी तमाम ममालिक से डेट रिलीफ मांग रहे हैं और अपनी जो डोमेस्टिक डेट है उस पर हमने इंटरेस्ट रेट को 9% रखा हुआ है। देखिए इन रियल टर्म्स जब इन्फ्लेशन से ज्यादा हो जाए इंटरेस्ट रेट, जब रियल इंटरेस्ट रेट हमारी ग्रोथ रेट से इतनी ज्यादा हो जाए, ये तो मईशत को तबाह करने का फॉर्मूला लगता है कि यहाँ पर कोई इकोनॉमिस्ट है ही नहीं इनकी टीम में। ये क्या कर रहे हैं? मुल्क को तबाह कर रहे हैं और बिजनेसेस को बंद कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि ये तो बिल्कुल, ये तो ओल्ड वो जो एक्सपायर्ड मेडिसिन इन न्यू पैकिंग है इनकी। अच्छा जुबैर साहब, आपने तो बड़ी सख्त बातें कर दी और आपने योर बॉटम लाइन इज के एक्सपायर्ड मेडिसिन है जिससे मरीज मारा जाएगा। तो हारून शरीफ साहब, डू यू सी इट लाइक दिस? हमने तो सुना है और हमने देखा है कि ये कहा जा रहा है कि कई जो मसलन कंस्ट्रक्शन जो है सेक्टर, उसको इंसेंटिव दे रहे हैं, टैक्स की छूट दे रहे हैं, पैसा आप ले आएं और खरीद लें, बिल्डिंग्स खरीद लें, पूछा नहीं जाएगा, काइंड ऑफ एमनेस्टी। तो ये तो हम लोगों का सुन रहे थे एनालिसिस, हुकूमत से जो ताल्लुक रखते हैं वो तो कह रहे हैं कि कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से जंप स्टार्ट करें एक्टिविटी। व्हाट इज योर टेक? छोड़ दो, एक तबसरा कर दूं, ये सारे इंसेंटिव्स हैं चोरों के लिए, ये चोरों की इंसेंटिव्स हैं। हम यहाँ पर जो इकोनॉमी है हम उसके लिए चाह रहे हैं। फेज में दाखिल हो चुके हैं। जब आप रिसेशनरी फेज में चले जाते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स की जरूरत होती है। मैं जब इस बजट को आज सुना और जो कल इकोनॉमिक सर्वे को देखा जहाँ टारगेट्स मिस हुए हैं, देखिए वहां पर मैं ये देख रहा हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और हुकूमत मल्टीपल स्टेक होल्डर्स की जो विश लिस्ट है उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। वो IMF को भी खुश करना चाह रहे हैं। हालांकि जो IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस वक्त सिंपैथेटिक हैं और वो आपको रिलीफ दे सकती हैं अगर आप एक्सपेंशनरी पॉलिसी की तरफ जाएं, लेकिन इन्होंने टैक्स का टारगेट अनरियलिस्टिक रख दिया है। इसी तरह ये PTI के मैनिफेस्टो को भी प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन को बेनिफिट्स देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि PTI इसको करना चाह रही है। तीसरा ये है कि जो गरीब है उसको रिलीफ दे रहे हैं और कुछ बिजनेसमैन को वो टैक्स की फैसिलिटेशन की कोशिश की है और कह रहे हैं कि नया टैक्स नहीं लगाया। तो ये जब सबके इंटरेस्ट को आप करने की कोशिश कर रहे हो और इकोनॉमी का रियल सेक्टर ग्रो ना कर रहा हो, जैसे कि डॉक्टर जुबैर कह रहे हैं कि इस वक्त तो आपको जॉब्स का एक क्राइसिस आएगा। जॉब्स के बाद जब बिजनेसेस बंद होना शुरू होंगे अनफॉर्चुनेटली, तो एक और क्राइसिस आपका वेट करे। पेंडेमिक का इम्पैक्ट अगले माली साल में आएगा, इस माली साल में उसका इम्पैक्ट बहुत रिलेटिवली कम रहा है। तो ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है। मैं जो इस वक्त समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हुकूमत एक बड़ा इखराजात में कमी का फैसला क्यों नहीं कर पाई।
मसलन आज उन्होंने हमाद अजहर साहब ने कहा कि हमने बहुत सी जो सनतें हैं बीमार, उनकी लिस्ट बना ली है कि उसको हम फ्यूचर में प्राइवेटाइज करेंगे। देखिए, हुकूमत का तीसरा साल शुरू हो गया है, आप ये प्राइवेटाइजेशन और मेजर डिसीजन पहले 1-2 साल में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जब मैं BOI का चेयरमैन था, हमने जून 2019 की डेडलाइन दी थी कि हम कुछ जो है एसेट्स को प्राइवेटाइज कर देंगे और डीरेगुलेट कर देंगे। मुझे ये नहीं समझ आई कि ये एक मौका था कि हुकूमत अपने खर्चे कम करे, अपने लॉस मेकिंग एंटरप्राइज के ऊपर कुछ बड़ा फैसला दे पाए। लेकिन गालिबन इस वक्त यही लगता है कि सब कंस्टिट्यूएंसीज को प्लीज करने की कोशिश की जा रही है, जिसका यकीनन जो एतबार है, प्रिडिक्टेबिलिटी है बजट की, उससे खासी कम हो जाती है और मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं आता है। मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं आता। मुशर्रफ, बिफोर वी गो टू द ब्रेक, ये बताइएगा आपके जो जिन लोगों के बारे में प्राइम मिनिस्टर रिपीटेडली कहते रहे और एहसास प्रोग्राम के थ्रू उनको करते रहे, टारगेट करते रहे, उनको सर्व करते रहे, आपका ख्याल है इस बजट में देयर इज समथिंग मोर फॉर दोज पीपल, दैट कैटेगरी ऑफ पीपल? शुक्रिया नसीम। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ऐन मुमकिन है कि ऐसे कुछ इरादे हों जो बजट में नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि बजट मेकिंग एक्सरसाइज जिस तरह डॉक्टर ज़ुबैर ने फरमाया एक अकाउंटिंग आई वॉश के तौर पे तो जो है मौसर रहती है, लेकिन इसके बाद जो अप्रोप्रिएशंस का जो सिलसिला है वो तो पूरे साल चलता रहता है और वो ज़्यादातर फाइनेंस डिवीजन के ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में, या कोई अगर बहुत असर वसूख वाला मिनिस्टर हो और वो जाके रोना पीटना शुरू कर दे प्राइम मिनिस्टर के सामने, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से या प्राइम मिनिस्टर से खुद जो है वो चीज़ें खुद ब खुद तब्दील हो जाती हैं। तो ऐन मुमकिन है कि कुछ ना कुछ रिलीफ आगे जो है पैदा किया जाए। लेकिन एज फार एज दी BISP बजट इज कंसर्न, जो एलोकेशन है इस साल की, वो पिछले साल की BISP के अखराजात से कम है। यानी कि पिछले साल 180 बिलियन बजट किया गया था, लेकिन ये जो एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम था जिसमें 144 बिलियन रुपए की लागत से जो है खर्च करना पड़ा, तो उसकी वजह से वो बढ़ गया, वो 200 बिलियन रुपए से आगे निकल गया। अब जो इन्होंने एलोकेट किया है वो 200 बिलियन रुपए हैं। अच्छा, इसमें मजे की बात यह है नसीम, खैर मजे की नहीं, अफसोस की और दुख की बात यह है कि बावजूद इतना एक अच्छा और मौसर नैरेटिव होने के, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, मुझे अभी भी यकीन है कि वो वाकई बिलीव करते हैं कि उन लोगों के लिए इमदाद फराम करना रियासत की, स्टेट की, हुकूमत की, उनकी अपनी, हम सब की एक जिम्मेदारी है। लेकिन आप ये देखिए कि ये 12,000 रुपए का जो पेमेंट था, इसकी कैलकुलेशन समझना बड़ा जरूरी है कि ये 12,000 का क्यों था और ये 10 मिलियन घरानों यानी कि 1 करोड़ घरानों के लिए क्यों मकदस किया गया। उसकी वजह ये थी कि जो निचले 40% इनकम लेवल के हाउस होल्ड्स हैं, यानी कि अगर 100 घराने हैं पाकिस्तान में, तो जो 40 घराने वो हैं जो निचली जो है आमदन से, जी पॉवर्टी लाइन, या जो जिनकी आमदन 40% वो है लोअर साइड पे, उनके लिए ये था, क्योंकि उनका जो फूड कंजम्पशन बजट था वो औसतन महीने का तकरीबन 10 और 15,000 रुपए के दरमियान बनता है। तो 12,000 रुपए का फिगर, आइडिया ये था कि ये एक जो है ईजिंग ऑफ प्रेशर हो जाएगा। अच्छा, आइडियली तो ये हर महीने जो है इस तरह की डिसबर्समेंट होना जरूरी, सारी बात है, एक गरीब मुल्क है और पहले इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं किया, लेकिन सोचना ये चाहिए था हुकूमत को, और खास तौर पे इसमें हफीज शेख और दीगर और जो वज़रा हैं, क्योंकि आपको याद होगा ये खबर भी आपने सुनी कि सानिया निश्तर जो है उनको बहुत ज्यादा प्रेशर में और अंडर स्ट्रेस जो है डाला गया है पिछले चंद दिनों में। उसकी बुनियादी वजह जहां तक मुझे समझ आती है, मुझे किसी इंफॉर्मेशन पे जो है बेस ये नहीं कर रहा, मेरा अपना एनालिसिस ये है कि उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो ये वाजे कर रही थी, बावर कर रही थी कि काबीना को और प्राइम मिनिस्टर को ये समझ आ जाए कि ये जो अमाउंट है ये बहुत कम है। आपको जो 144 बिलियन रुपए बहुत कम है, ठीक सही कह रहे हैं, जो 144 बिलियन का पैकेज था वो कम से कम आपको 4 दफा और जो है खर्च करना होगा आने वाले साल में, लेकिन जो 200 बिलियन रुपए की एलोकेशन है उसमें आप सिर्फ एक इस तरह की पेमेंट फिर से कर पाएंगे।
ठीक ठीक, बिल्कुल। अच्छा, तो जाहिर है आप कह रहे हैं वहाँ भी प्रॉब्लम्स है। नाज़रीन, अभी तो आपने प्रॉब्लम्स की लिस्ट सुन ली हमारे पैनलिस्ट से। ब्रेक के बाद आएंगे, जुबैर साहब से शुरू करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि व्हाट वुड ही हैव डन डिफरेंटली, क्योंकि हुकूमत की मुश्किलात वही हैं, IMF का प्रोग्राम वही है, IMF का टारगेट अपनी जगह है। ये सब देखते हुए और श्रिंकिंग रेवेन्यू है, और फिर भी आपने किसी तरीके से इंडस्ट्री को जंप स्टार्ट करना है, और कोरोना का तो पता ही नहीं किस तरफ जाएगा। और जुबैर साहब से पूछेंगे, इन्होंने कुछ एनालिसिस भी की हुई है, और मैं सुन रही थी इनको कहीं ये कह रहे थे कि शायद मालूम नहीं भी शायद 10 लाख हो जाए पाकिस्तानी केसेस, और उसका फिर क्या इम्पैक्ट होगा। ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ जुबैर खान साहब भी हैं, मुशर्रफ जैदी भी हैं, हारून शरीफ साहब भी हैं। जुबैर साहब, ये बताइएगा कि आप व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली, यानी कि हुकूमत के पास चॉइसेस क्या थी। एक बहुत बड़ा स्टेप लिया कि जी नो टैक्सेस, ठीक है, नो टैक्सेस। फिर जहां जहां मुख्तस कर सकते थे पैसे किए हैं, डिफेंस को बढ़ाया नहीं है, और अपनी अभी आप सुन रहे थे ये कहा जा रहा था कि हुकूमत ने कहा हम अपनी जो एक्सपेंडिचर है उसको कम करेंगे। व्हाट वुड यू हैव डन डिफरेंटली? नसीम, देखिए बात सुने, बात यह है कि सबसे पहले देखते हैं कि हुकूमत के पास कौन से वसाइल हैं। इस साल जो भी उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट किया उसमें 9 महीने तो कम से कम इकॉनमी अपने वो पुराने 2% ग्रोथ रेट पर चल रही थी, आखिर में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अगले साल तो ये मुस्तकिल सारे पूरे साल ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी। रेवेन्यू मेरे ख्याल में अगले साल इस साल से कम होगा। जब इस साल से कम होगा रेवेन्यू तो आपका खसारा बहुत बढ़ जाएगा। जब और बढ़ेगा इन्फ्लेशन होगी और लोगों की तबाही होगी। आपने करना क्या है ये कि भाई हुकूमत का जो साइज है, जिसके ऊपर मैं कई 1-1.5 साल से बात कर रहा हूं कि इस वक्त 5 हुकूमतें हैं, 4 सूबाई और 1 फेडरल, इसके साइज को छोटा करना होगा। अगर आप फिलहाल लोगों को नौकरी से बरतरफ नहीं कर सकते, 3.5 मिलियन यहाँ पर सिविलियन एम्प्लॉइज हैं इन द 5 गवर्नमेंट, तो आप सैलरी कट करें, 15% कम से कम सबकी सैलरीज कम करें। देखिए, एक तरफ तो ये लोग जो है ना, ये पाकिस्तान के गरीबों से बहुत अमीर हैं। जुबैर साहब, तूफान मच जाएगा, कैसे सैलरीज कम करें? या नसीम, तो बात सुनिए, आपको इन 3.5 मिलियन लोगों की फिक्र है, और दूसरी तरफ आपको जो 210 मिलियन अवाम है उनकी फिक्र नहीं है। आप उनका सोचिए कि उनके ऊपर क्या होगा। मैं तो पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात कर रही हूँ, मुझे जाती फिक्र की बात नहीं। मैं इकोनॉमी की मैं बात करता हूँ। देखिए, मेरी बात पूरी होने दे। आपने अगर गरीबों की मदद करनी है तो आपने इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है। ये प्राइवेट सेक्टर का काम है, वो करेंगे इनको नौकरियां। ये आपने बिस्प और उन चीजों से नहीं, ये चंदों से नहीं चलती। ये अपने हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद सारी उम्र चंदे कलेक्ट करते रहे, उनको समझ ही सिर्फ चंदों की है। ये चंदों की बात नहीं है। यहाँ पर हमने इकोनॉमी को बढ़ाना है ताकि लोगों को रोजगार मिले। अब रोजगार जब बंद हो रहे हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता रह गया कि वो प्राइवेट सेक्टर को आप जीने दें, उनको सांस लेने दें। आप उनके ऊपर जो इस वक्त जो टैक्स का बोझ है वो कम करें। आपने जनाब देखिए, बात सुनिए, जब टैक्स का बोझ कम करेंगे उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। लाजमी नहीं है कि रेवेन्यू कम हो, रेवेन्यू शायद बढ़ जाए। बात यह है यहाँ पर आपने बिजनेस को बढ़ाना है। आप सिर्फ हुकूमत का सोचते हैं, सिर्फ 35 लाख जो एम्प्लॉइज हैं उनका सोच रहे हैं। उनकी तनख्वाहें या कम करें या उन्हें कहें कि आपको बरतरफ करेंगे। देखिए, बात सुने, इसके अलावा इस वक्त बजट को हैंडल कर, एक तो ये नंबर 1, दूसरा ये आपको पता है कि अभी भी हम जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं प्राइवेट डोमेस्टिक डेट के ऊपर, वो तकरीबन 9% है। जब 9% है, उसको अगर आप 3% पर 2% पर ले आएंगे तो आपको 600-700 नहीं 750 अरब, ये क्यों नहीं, दुनिया ये कर रही है, वेस्टर्न कंट्रीज ये कर रहे हैं, वेस्टर्न इकोनॉमीज ये कह रहे हैं, IMF के अपने इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं। ये कौन से यहाँ पर 2 नंबर ये जो यहाँ पर जो उनकी टीम आई हुई है वो उनकी बातों में ये फंसे हुए, इसलिए कि इनको खुद समझ नहीं है। फाइनेंशियल रिप्रेशन इसको कहते हैं, जब आपने इंटरेस्ट रेट को दबाना है नीचे। देखिए, यहाँ पर बचत की बहुत जगह हैं।
आपने साइज ऑफ गवर्नमेंट को कम करना है। ये आज भी देखें आप, इनकी अयाशियां, गाड़ियां, एयर कंडीशनर और सब अयाशियां चल रही हैं। वो बात ठीक है, दैट यू आर राइट, एब्सोल्युटली, वो बात ठीक है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ साइज ऑफ द गवर्नमेंट, अगर वो कहते हैं कि भाई लॉ में हम इनको फायर नहीं कर सकते, भाई इमरजेंसी, इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाएं, आप फायर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं करना तो इनकी तनख्वाहें कम से कम 15% तमाम सिविलियन गवर्नमेंट की कम करें। आप उन्हें कहिए कि जब हालात बेहतर होंगे फिर हम रिस्टोर कर देंगे। इस साल यही तरीका है, ऊपर से लेकर नीचे तक सबकी तनख्वाहें 15%। आपने देखे, आप आए हमारे गांव में गुर्बत देखे, हम तो वहां पर अपनी ज़कात वहीं देते हैं। हमने तो वहां देखा है कि आप यहाँ के जो सबसे लो ग्रेड मुलाजिमीन है उनकी अयाशियां देखें, काम पर कोई जाता नहीं है और तनख्वाहें हैं और ये मरात है, हेल्थ वो है। ये आपके गुर्बत शहरों में नहीं है, गुर्बत हमारे देही इलाकों में है, हमारे वहां पर है। आप उनका कुछ हल निकालें, वरना मैं बता रहा हूँ, एक तरफ टिड्डी का वो हमला है, दूसरी तरफ कोरोना का हमला है, और यहाँ पर जनाब हमारे जो लोग हैं, हमारे जो ये अपने गवर्नमेंट वाले हैं, ये पता नहीं कौन सी गलतफहमियों में रह गए। इनके जो मशीर है सब बाहर रहने वाले लोग हैं, सबके असासे बाहर हैं, सबके खानदान बाहर हैं। वो आए हैं थोड़ी दिन के लिए झंडा लहराने के लिए अपनी गाड़ियों के ऊपर, उन्होंने तो कल चला जाना है। अगर इमरान खान ने सियासत करनी है तो वो जाए, सोचे कि उनके लिए हमने क्या करना है। आपने प्राइवेट सेक्टर को आजाद करना है, उनको चलने दें, वो ही मुलाजमत दे सकते हैं, वो ही इनकम दे सकते हैं। आप कितने 12,000 रुपए के नोट, बिल्कुल एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है वही इस वक्त इंजन होगा इकोनॉमी का। तो हारून, प्राइवेट सेक्टर को नए इंसेंटिव्स मिले। अभी जो बजट स्पीच थी उसमें कह रहे थे जी टैक्सेस में छूट है, स्पेशल सेक्टर्स को स्पेशल इंसेंटिव दिए हैं, मसलन कंस्ट्रक्शन का ले लें, ये सेक्टर्स ले लें। जी नसीम, इसमें आप अगर इस वक्त की तरजीहात को रियलिस्टिकली देखें, अगर मैं यहाँ पर कोई फैसले में या एडवाइस कर रहा होता तो सबसे पहले तो मैं IMF के साथ रीनिगोशिएट करता, ताकि उसके प्रोग्राम में मुझे फिस्कल स्पेस ज्यादा मिलती और मैं कुछ एक्सपेंशन, जो जुबैर कह रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करने के लिए कुछ मैय्यस दे पाता। नंबर 2, जो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि चाहे आप 15% तनख्वाहें ना घटाएं, लेकिन ये जो फर्स्ट हैं, जो बड़े बड़े घर हैं, जो ऑपरेशनल कॉस्ट जो है, मैं आपको कुछ डेटा देता हूँ। हमारा जो रेवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू, पिछले 10 बरस में वो 4 गुना बढ़ा है, लेकिन हमारे जो खर्चे हैं हुकूमत के चलाने के वो 7 गुना बढ़े हैं। तो हमें एक तो वहां पर विजिबल सिग्नल देने की जरूरत है कि खर्चे घटाए जाएं, और उस पर मुझे मायूसी हुई है कि ना सिर्फ खर्चे घटाए गए हैं, ना लॉस मेकिंग एंटरप्राइज के ऊपर कोई मेजर ऑपरेशन अनाउंस किया गया। तीसरी चीज, हमारा जो पार्टनर है चाइना, हमें सीपैक के अंदर उनके साथ कुछ 2 या 3 तरजीहात, क्योंकि अगला साल जॉब लॉसेस का साल है, बैंक्रप्सीज का साल है, हमें SMEs के ऊपर, जॉब क्रिएशन के ऊपर, मेडिकल सेक्टर के ऊपर बात करने की जरूरत है। जो डोमेस्टिक डेट है, हमारा चौथी प्रायोरिटी ये है कि जो डोमेस्टिक डेट है वो तकरीबन 66% है ओवरऑल डेट का। एक तो वो महंगा है, दूसरा वो शॉर्ट टर्म नेचर का है, हमें उसको मैसिव रिस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत है। टैक्सेस हमें नहीं आने हैं, इकोनॉमी मंफी इस वक्त है और आगे भी शायद ग्रो ना करे। हमें नॉन टैक्स मेजर्स की तरफ जाने की जरूरत है, बहुत जरूरी। लेकिन इसमें एक पॉलिटिकल इकोनॉमी का सवाल बहुत बिल्कुल नॉन टैक्स मेजर्स की तरफ जाने की जरूरत है, एब्सोल्युटली। ब्रेक पे हमें जाना पड़ेगा, इजाजत दें मुझे, हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। मुशर्रफ, आपसे पूछेंगे कि आज ये खास तौर पे अनाउंस कर रहे थे मिनिस्टर हमाद अजहर के जी, प्राइम मिनिस्टर का जो अखराजात है PM हाउस के, वो पता नहीं शायद 28% या कुछ उन्होंने कहा, नहीं 28 करोड़ उसमें कमी आई है या कुछ उन्होंने ये जिक्र किया। और मुशर्रफ, आइड लाइक टू आस्क यू अगले सेगमेंट में कि ये जो प्रपोज कर रहे हैं कि तनख्वाहें कम करें या जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं एम्प्लॉयज़ पे उसको कंट्रोल करें, क्या कर पाएगी? आपको लगता है ये हुकूमत में इतनी हिम्मत है? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर नाजरीन ये सवाल उठाते हैं। स्टे विद अस।
नाज़रीन हमें मियां अंजुम निसार साहब प्रेसिडेंट FPCC आए हैं, उन्होंने ज्वाइन किया, और आगा शहाब साहब हैं प्रेसिडेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स कराची के, उन्होंने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का नाज़रीन। मुशर्रफ ज़हीद साहब भी हमारे साथ हैं। बिफोर वी कम टू अंजुम निसार साहब और शहाब साहब, मुशर्रफ जल्दी से जो आपसे सवाल हमने पूछा था पहले कि व्हाट वुड यू डू, मतलब वुड यू थिंक के एक तो खर्चा उन्होंने कहा जी हमने PM हाउस का काम किया, दूसरा ये इस तरह की प्रोपोजिशन के तनख्वाहें कम करें, जबकि ये कहा जा रहा है कि शायद तारीख में बहुत कम होता है कि तनख्वाहें बढ़ती नहीं है, और ये कि इन्फ्लेशन जो है वो फूड ख़ासतौर पे आइटम्स 24% पे, पर तनख्वाह बढ़ी नहीं है, ना पेंशन बढ़ी है। तो इस हाल में आपका ख्याल है कि कमी हो सकती है एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह में हुकूमत के? मैं अर्ज ये कर रहा था कि जो डॉक्टर जुबैर ने फरमाया और हारून शरीफ साहब ने फरमाया वो तजावीज़ के लिहाज से वो तो काफ़ी था, लेकिन मैं जिस इशू को एड्रेस करना चाहता हूं वो है कि हम मईशत के या किसी भी पब्लिक डिस्कोर्स में इशू के बारे में किस तरह बात करते हैं। मुझे अब डॉक्टर जुबैर नहीं है, लेकिन मुझे एक्चुअली बहुत बुरा लगा, हालांकि मैं उनके तज्जिए से शायद मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूं, लेकिन उनके मुंह से निकल गया वो जोश में, उन्होंने जिस तरह से जो इस वक्त पॉलिसी मेकर्स हैं उसमें जाहिर बात है वो डॉक्टर रजा बाकर की बात कर रहे थे, डॉक्टर मुर्तजा सैयद की बात कर रहे थे। ये दोनों शख्सियात जो हैं माने हुए इकोनॉमिस्ट हैं, स्टेट बैंक पे काम करते हैं, या वो डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की बात कर रहे थे जो सूबाई लेवल पर भी वफाकी लेवल पर भी मिनिस्टर रह चुके हैं। देखिए हमारा इनसे इख्तलाफ 100% होना चाहिए, ये बहुत मुश्किल बजट है, ये बहुत मुश्किल हालात हैं, और मैं जो इनके फैसले थे बहुत सारे फैसले गलत थे और रख के हमें तनकीद करनी चाहिए, लेकिन लोगों को 2 नंबर बोलना या लोगों के बारे में इस तरह बात करने से मेरा ख्याल है एक तो हमारा अपना आर्ग्यूमेंट वीक होता है, और दूसरा हम एक साइकिल में जो है एक वो पूरी कौम भी पिस रही है और हम भी पिस रहे हैं। आप याद कीजिए कि अक्टूबर 2017 में एक सेमिनार हुआ था इकोनॉमी पे, जिस वक्त जो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे, डॉक्टर जुबैर शायद खुद वहां नहीं थे, लेकिन हमारे जानने वालों में से बहुत सारे इकोनॉमिस्ट गए, आर्मी चीफ भी वहां थे, कराची में सेमिनार हुआ था, और इसी तरह से बड़े जोशो जज्बे से जो है तनकीद हुई कि डेट बहुत बढ़ गया है और ये बहुत बढ़ गया है और वो बहुत बढ़ गया है। हुकूमत आके चली गई, वो जो नैरेटिव था वो बसा रहा, और अब उसी तरीके से हम फिर बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अगर इस मुल्क में किसी तरह की भी कोई भी बेहतरी आनी है तो अपने जज्बात पर हमें थोड़ा सा काबू करके, और जो पॉलिसी के इश्यूज हैं उन पर तनकीद करें, एनालिसिस करें, डायसेक्ट करें, लेकिन शख्सियात पर और हाइपर एक्टिव होने से के बजाय। ठीक, ओके, ठीक है, गॉट योर पॉइंट जी। मुशर्रफ मेरा ख्याल है आई वुड एग्री विद यू। मैं ये जरूर कहूंगी कि डॉक्टर जुबैर अभी है नहीं, लेकिन जुबैर साहब फैक्ट्स पर भी बात कर रहे थे, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि वो जो उन्होंने ये बातें कहीं जो आपने कही हैं, यू थिंक कि उनको नहीं कहना चाहिए था, बात दुरुस्त है, लेकिन ये भी बात दुरुस्त है कि उन्होंने फैक्ट्स भी कुछ पॉइंट आउट किए थे, जिससे आपने कहा कि आप भी शायद एग्री करते। मुझे इजाजत है, मैं अंजुम निसार साहब के पास आना चाहती हूँ। निसार साहब ये फरमाइएगा कि अभी हमारे पैनलिस्ट सब कह रहे थे कि जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको इंसेंटिव देना, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ही हमें इस मुश्किल वक्त से निकालेगा, इकोनॉमी में जो मनी सर्कुलेशन होगी, जॉब जनरेशन वगैरह। तो आपने जो बजट आज का देखा है, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट बजट? सेटिस्फाइड क्या आपको लगता है देयर समथिंग इन इट फॉर यू? जी, सबसे पहले मैं तो अब प्रोग्राम में शामिल हो रहा हूँ। इससे पेशतर जो कंट्रोवर्सी हुई है, मेरे ख्याल में कोई भी पार्टिसिपेंट हो, लैंग्वेज सुलझी होनी चाहिए, अपना अपना जो वो मुद्दा ज़रूर बयान करें, अपना व्यू पॉइंट ज़रूर दें, भले कोई इकोनॉमिस्ट हो या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो या कोई भी हो। तो बहरहाल इस चीज़ को तो मैं, क्योंकि इनकी बातों से मुझे लगा है कि इससे पहले कोई बात हार्ड टॉक शायद ऐसी हुई है या कमेंट दिए गए जो कि गैर मुनासिब थे। अब इस बजट से पहले मैं सिर्फ गुजारिश करना चाहता हूँ, 24 घंटे पहले ये जो इकनॉमिक सर्वे आया है जो हफीज़ शेख साहब ने दिया है, उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमें पता है कि कोविड सिचुएशन की वजह से हमारी जो GDP जो है वो 3 ट्रिलियन रुपीस जो है उसकी वो लेस हुई है, फिर हमारे टैक्सेस नहीं आए, और वो उनको साफ नज़र आ रहा था। और वो साथ ये भी कह रहे थे कि जी हमने कोविड सिचुएशन से को फर्दर बेहतर करने के लिए हमने अपनी जॉब को सिक्योर करना है। ये बातें कल हुई हैं, आज उसकी रिफ्लेक्शन जो है इस बजट में नहीं आई। चंद चीज़ें ज़रूर माइनर चीज़ें वो कुछ ठीक की ज़रूर गई हैं, जिसका मैं आपको जिक्र कर दूं। एक तो टर्नओवर टैक्स जो है फेडरेशन की तरफ से मुतालबा था
कि इसको या अबॉलिश करें या इसको 0.5% पे लाएं। तो वो एक ये इन्होंने भला किया है कि 0.5% पे आपकी जो मिनिमम टर्नओवर टैक्स जो है, क्योंकि ये यूनिक टैक्स था जो पाकिस्तान में ही था और किसी मुल्क में नहीं था। भले आपकी प्रॉफिट हो या ना हो, आपने हर सूरत टैक्स देना ही देना है। दूसरा जो एक मुस्बत बात हुई है वो है आपकी एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो रॉ मटेरियल्स पर थी, वो 40-50 आइटम थे, उस पर उन्होंने ये कहा कि जी वो हम अबॉलिश कर रहे हैं। CNIC की एक स्लैब को ज़रा उन्होंने बढ़ा के 50,000 से इसको 1 लाख कर दिए। बाकी मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज़ खातिर खा कोई ऐसी चीज़ हो जिसको जो कल कहा जा रहा था कि हम कोई बूस्ट देंगे इकॉनमी को सर्वाइव करने के लिए, इकॉनमी को बेहतर करने के लिए और हमने अपनी जॉब्स बचानी है, वो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। वो यकायक जो है वो 24 घंटे में उसकी रिफ्लेक्शन जो है इस बजट में दूर दूर कहीं नज़र नहीं आई। अब क्योंकि मैं आपसे अर्ज़ करूं कि पहले जो 3 महीने हम लोगों ने कारोबार किया, जो 3 महीने हमने जो कारोबार किया वो कारोबार तो बंद थे, सैलरीज दी, फिर मार्कअप दिया 12.5% प्लस स्प्रेड दिया, 8% प्लस स्प्रेड नहीं दिया, 12.5% प्लस स्प्रेड दिया, क्योंकि 1 जुलाई से ये इम्प्लीमेंट होना है 8% वाला जो मामला है। फिर हमारी आपकी जो आपको पता है कि हमारी बिजली की प्राइस बहुत ज़्यादा थी, वो कहीं ना बजट से पहले एड्रेस हुई, अल्लाह करे आगे जाके एड्रेस हो, क्योंकि जितनी तेल की प्राइसेस कम हुई हैं, हमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कंट्रोल करने में इस बजट में कुछ चीजें तो डेफिनेटली बजट में नहीं होनी थी। कुछ नहीं मिला आपको, ठीक नहीं मिला, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। और खास तौर पे जब एक्सपोर्ट चाहती है जो बाहर से जो गुड्स आ रही है वो डंपिंग यार्ड ना बने। सॉरी, ठीक। अच्छा आगा साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, ये तो बता दिया अंजुम निसार साहब ने कि उन कह रहे हैं कुछ नहीं है, तकरीबन कुछ नहीं है फॉर द बिजनेस कम्युनिटी। आप किस तरीके से देखते हैं, व्हाट वुड यू हैव लाइक टू सी इन दिस बजट जो नहीं मौजूद? देखिए, ये जो बजट इस वक्त पेश किया गया है, हम ये समझते हैं, हमने कराची चैम्बर ने कुछ तजावीज़ दी थी हबीब शेख साहब को और BR को और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, 1-2 चीज़ें तो उन्होंने मानी हैं, लेकिन ये देखिए अगर इसको हम देखें तो ये 2 रुख है इस बजट के। अगर आम आदमी के हिसाब से देखें तो कुछ चीज़ें अच्छी हैं जो आबी वसाइल के ऊपर उन्होंने रखा है, IT को उन्होंने ज़्यादा नहीं किया, और इसमें जो है तालीम को उन्होंने जो यकसा तालीम की बात की है, दैट इज़ गुड। R&D की बात की है, इकोनॉमी इसकी बात की है, आपकी E-गवर्नेंस की बात की है, और कामयाब नौजवान प्रोग्राम की बात की है, और तरक्याती PSDB की बात की है। लेकिन वैसे अगर दूसरा हम रुख देखते हैं तो तिजारत के लिए क्या किया। देखिए, आप इकोनॉमी का कोई भी मॉडल उठा लें इस वक्त, कोई सा भी, चाहे वो ओपन इकोनॉमी हो, चाहे क्लोज इकोनॉमी हो, चाहे मिक्स इकोनॉमी हो, इस वक्त कोई काम नहीं करेगा। ये टाइम है इस वक्त कोरोना का जो इन्फेस्टेड हो चुकी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया की इकोनॉमी इन्फेस्टेड है। अब दुनिया में 2 ही तरीके के ममालिक, बिल्कुल, कैपिटल अबंडेंस कंट्रीज है और लेबर अबंडेंस कंट्रीज है। देखिए, कैपिटल अबंडेंस कंट्रीज है वो अपने आवाम के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो लेबर अबंडेंस कंट्रीज हैं जैसे कि पाकिस्तान, इसमें जरूरी बात तो यह है कि वेल्थ की क्रिएशन होगी। वेल्थ क्रिएशन कैसे होगी? वेल्थ क्रिएशन इंडस्ट्रियलाइजेशन से होगी। इधर इंडस्ट्री के ऊपर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बात हो रही थी एक्सपोर्ट की, भाई डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है उसकी बात करें ना, लोकल इंडस्ट्रीज को अगर हम आगे नहीं लेके आएंगे। मेरा ख्याल है उन्होंने कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है उस पर आगा साहब इंसेंटिव दिए हैं। आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर सो फोकस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, वो कह रहे हैं उसी को बेहतर बनाएं। देखिए, कंस्ट्रक्शन यूं कॉमन सेंस की बात है कि जो लास्ट ईयर अगर इन्होंने रेवेन्यू रखा था वो अचीव नहीं हुआ था, कोरोना का जो इन्फेस्टेड इकोनॉमी में क्या वो अचीव होंगे टारगेट्स? और क्या कंस्ट्रक्शन अगर इंडस्ट्री को पैकेज दिया तो उसके पास पैसा होगा, वो जाके कोई अपार्टमेंट खरीद सकेगा? देखिए, इकोनॉमी में जरूरी इस बात की है कि वेल्थ की क्रिएशन हो, और वेल्थ की क्रिएशन जो है ना वो उसी वक्त होगी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, इंडस्ट्रीज का जाल बनाया जाएगा, उसके बाद जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी। तो बात यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ उसी वक्त हो सकती है जब मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्री हमारे पास जो हमारे वसाइल है के हिसाब से हम इनको सपोर्ट करें। लेकिन इस बजट में हम कि मैन्युफैक्चरिंग का जो भी टारगेट रखा है, जी, आई गॉट योर पॉइंट। अब आप दोनों ये फरमा रहे हैं कि इंडस्ट्री को, प्राइवेट सेक्टर को जिस चीज की तलाश थी, आपने कहा कि आपने एक्चुअली कराची चेंबर ने तो हफीज शेख साहब को रिकमेंडेशंस वगैरह भी दी थी, उसमें से बहुत कम है जो इस बजट में रिफ्लेक्ट होती है। नाज़रीन, सवाल अगले दिनों के लिए यही रहेगा कि जो बिजनेस कम्युनिटी कह रही है, प्राइवेट सेक्टर कह रहा है कि जो इंसेंटिव्स की इनको जरूरत है, और हम देखते हैं कि रिव्यू तो होता है बजट,
कि क्या ऑपोजिशन और ये लोग मिलके कुछ तब्दीली ला पाएंगे या नहीं। बजट अभी अप्रूव तो नहीं हुआ, अभी तो प्रेजेंट हुआ है और जाहिर है इकोनॉमी को बेहतर करना हर एक का ये इस वक्त इंटरेस्ट है। पाकिस्तान सरवाइव ही जब करेगा, इकोनॉमी को इसकी आगे बढ़ना है। कोविड के हवाले से किसी को नहीं मालूम कि चैलेंज की क्या नौयत है, लेकिन जो हुकूमत के बस में है उसको ज़रूर उसको करने की ज़रूरत है ताकि जो इकोनॉमी है स्टैग्नेट इस हद तक ना करे कि आगे काम चलना मुश्किल हो जाए। नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।